अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हसन लियाकत। आज एक और मुकाबला हुआ बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का, और बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मुकाबला जैसे कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वन साइड मुकाबला होगा, वैसे ही हुआ। क्योंकि कोई ज़्यादा थ्रिल हमें बांग्लादेश की जानिब से नहीं देखने को मिली। एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बड़ा स्कोर बोर्ड पे सजाएगा, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश 245 रन ही बना सका और न्यूजीलैंड ने यह तमाम तर मुकाबला अपने नाम किया। 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने मुकाबला अपने नाम किया और केन विलियमसन आज उनकी कप्तान खेले और क्या खूब खेले। इसके अलावा डेरल मिचेल ने उनका भरपूर साथ दिया। रिटायर्ड हर्ट होके गए केन विलियमसन, लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड उस तरह से कंटिन्यू ना कर सके, लेकिन उसके बाद चार्ज लिया डेरल मिचेल ने और मुकाबले को अपने नाम किया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की टीम खतरे की घंटी बनती जा रही है तमाम टीम्स के लिए, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अपने पहले तीनों मैच हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुका है। अब देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप का क्या होगा और वर्ल्ड कप किस डगर में जाएगा। कल एक बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस तमाम तर अभी के मुकाबले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन रजा साहब। हसन भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद बांग्लादेश आज उनके लिए एक मस्ट विन गेम था और ऐसा गेम था जो कि बांग्लादेश को जीतना चाहिए था, लेकिन आज भी बांग्लादेश मुकाबला नहीं नाम कर सका। आपने बिल्कुल देखें 50 ओवर्स गेम में यही प्लानिंग हो रही है कि मिनिमम मैक्सिमम जो है 300 रन होने चाहिए मैच में, मगर ओवरऑल वो बैटिंग जो है स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई बांग्लादेश की। जिस तरह से हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये टीमें ऐसी हैं कि कंसिस्टेंट जो है 50 ओवर्स के गेम में खेल रही हैं और क्वालिफाइंग राउंड तो दूर की बात है, मगर फिर भी ये स्टेटस इनको मिला हुआ 50 ओवर्स गेम का। मगर उस तरह से 50 ओवर्स गेम में ये इनकी बैटिंग जो इनिंग्स हैं वो बैट्समैनों की जो इनिंग्स हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। ओवरऑल देखें तो अगेन जो है प्रेशर वो थ्रू आउट न्यूजीलैंडर बॉलर्स डालते रहे बांग्लादेश के बैटर्स पे। 40 रन की इनिंग्स खेली शकीब उल हसन ने, उसके बाद शांटू भी जो है वो 30 रन की इनिंग्स खेली। ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर थोड़ा सा चला नहीं, लड़खड़ाया बीच में। और जब टॉस जीत के पहले केन विलियमसन कैप्टन थे, उन्होंने जो है वो बैटिंग की दावत दी बांग्लादेश को, तो वहाँ से लग रहा था कि अटैकिंग बॉलिंग शुरू हो गई है और बैक टू बैक विकेट गिरती गई बांग्लादेश की। ओवरऑल 245 रन किए, मगर फिर भी न्यूजीलैंड जिस तरह से इनफॉर्म बैटिंग नजर आ रही है मुझे इस टूर्नामेंट में, तो सेकंड रन रेट अभी तक चल रहा है पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का, उससे पहले साउथ अफ्रीका चल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो विलियमसन और मिचेल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है। चलें जी, हमारे साथ टेलीफोन स्काइप पे बेगू पार्डन मौजूद हैं डॉक्टर हफीज अवान साहब, इंटरनेशनल अंपायर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। मुझे पिच के हवाले से बताइएगा कि चेन्नई का जो पिच होता है वो कंपैरेटिवली स्पिन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर चेन्नई की पिच की बात की जाए तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच इसी पिच पे हुआ और वो मैच किस तरह का हुआ, लेकिन आज सेंटनर भी विकेट लेने में तकरीबन नाकाम थे 9.5 ओवर्स तक, और आखिरी गेंद पे उनको तस्कीन अहमद विकेट दे गए तोहफे में, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिकल तो बॉलिंग की थी, लेकिन पिच का बिहेवियर आज चेंज नजर आ रहा था। मुझे लग रहा है कि ये पिचेस आईसीसी नहीं बल्कि इंडियन बोर्ड बना रहा है और इंडियन बोर्ड जो भी कह रहा है आईसीसी वो करने में मजबूर है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया हसन भाई। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही सारा कुछ कर रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहीं बहुत पीछे बैठी हुई है। तो कहने को तो वैसे हर पिच के साथ एक आईसीसी का क्यूरेटर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मैच टू मैच पिच को, और खास तौर पर जिस तरह की मतलब इंडियन स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखकर पिच को बनाया जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मैच की आपने मिसाल दी जैसे, तो वहां पर 3 स्पिनर्स खिलाए चेन्नई की, नो डाउट कि स्पिन को फेवर करती है पिच, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपनी मर्जी के मुताबिक पिच बनवाई। तो मुझे सबसे जो इस पे इशू आ रहा है वो ये है कि बिल्कुल यानी कि सारी कॉम्स हो गई है। कॉम से मुराद यह है कि सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, सबको घुन लग गया है या उनकी जबानें गुंग हो गई हैं कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस तरह ये मामला चलता हुआ नजर नहीं आता मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल पेश आएगी। मतलब चले एशिया में तो हम कह सकते थे कि इंडियन की डोमिनेंस होगी, एशिया कप में हमने देख लिया कि उन्होंने हर काम अपनी मर्जी से किया, डिक्टेट किया, डिक्टेटरशिप नजर आ रही है। वैसे तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं वो, लेकिन वहां हमें क्रिकेट में कम से कम डिक्टेटरशिप भरपूर नजर आती है उनकी। तो लेकिन यहाँ मुझे लगा था कि शायद हो सकता है चूंकि इंटरनेशनल बाकी टीमें भी इन्वॉल्व है, तो खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह और साउथ अफ्रीका, तो वो कोई ना कोई रेजिस्ट जरूर करेंगी इनकी अपनी मन मर्जी के आगे। लेकिन पिच के बिहेवियर को और पिच के बनाने को लेकर देखकर, और खासतौर पर धर्मशाला इससे पहले इंग्लैंड वाले मैच में भी, तो वहां भी जो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, जो उनके कप्तान ने कहा, उनके बाकी के, वहां पर मैच बचाना ज्यादा जरूरी नहीं है, अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता यही है कि यहाँ बिल्कुल बेबस है आईसीसी, तो यहाँ बीसीसीआई ही पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिए बैठी है।
ठीक, असर भाई आपको क्या लगता है, लेट सपोज अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में डिफरेंट पिच था, फिर इस मैच में डिफरेंट पिच है, अब हमारा मैच इसी ग्राउंड में बड़ा ही क्रूशल मैच है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ है, और हमें बहुत ज़्यादा खदशात भी थे कि यहाँ पर शायद क्राउड इतना सपोर्टिव नहीं है, फिर पिच इतना सपोर्टिव नहीं है, तो हमारे मैच में इस तरह की पिच आपको नज़र आएगी या फिर स्पिनिंग ट्रैक आपको नज़र आएगा जो कि अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक होगा, और जिस तरह से इंडिया की पिचेस आपको पता है ट्रिकी पिचेस बनाई गई हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं कि देखिए वर्ल्ड क्लास टीम ऑस्ट्रेलिया रह चुकी है, चैंपियन रह चुकी है 50 ईयर्स के गेम में भी, मगर जिस तरह स्टार्ट लिया अगेंस्ट इंडिया के बिल्कुल ट्रिकी पिच थी, और जहां पर मैक्सवेल जैसे आउट हुए हैं और स्पिनर्स पर डोमिनेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा बैटर, स्मिथ देखें वो आउट हुए, बशैन जैसे बोल्ड हुए, तो ज़्यादातर इंडियन जो है वो कोशिश करेंगे होम एडवांटेज लें, और होम एडवांटेज यही होता है कि जहां पर स्पिनर्स अपने 3 स्पिनर्स देखें आप इंडिया खिला रहे थ्रो, अश्विन को और कुलदीप, और उसके बाद फिर जडेजा को खिलवा रहा है, तो यही क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है कि 10 15 20 ओवर 30 ओवर ऑलमोस्ट जो है इन तीनों बॉलर से करवा रहे हैं, वो रेगुलरली बॉलर कर रहे हैं और विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं वो, तो एडवांटेज यही है, और जिसकी वजह से स्पिनर्स जो है वो देखें ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंडर जितने भी दुनिया के वर्ल्ड के प्लेयर हैं वो बड़ा डोमिनेट करते हैं, रिवर्स शॉट मारना शुरू कर दिए, पैडल शॉट मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो है अच्छा खेलते हैं एशियन पिचेस पे, और इंडियन खुद बड़ा अच्छा खेलते हैं फुटवर्क में, विराट कोहली, के राहुल जैसे प्लेयर्स, रोहित शर्मा इनसाइड आउट खेलते हैं, विद द स्पिन खेलते हैं, अगेन द स्पिन भी खेलते हैं, तो प्रॉब्लम जो हो रही है वो सिवाय साउथ अफ्रीका के अब तक जितना भी देखा है कि नीदरलैंड के हो गए पैडल्स पे 2 दफा शॉट खेलते हुए आउट हुए बैटर्स उनके, बांग्लादेश हो गए, अफगानिस्तान के हो गए, तो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स पे, तो पिचेस का मैयार जो है वो बीसीसीआई ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और ओवरऑल देखें तो पिच का जो बिहेवियर है वो थ्रू आउट चेंज होता रहेगा, क्योंकि 10 से 12 वेन्यू हैं इस वर्ल्ड कप में, धर्मशाला हो गया, चेन्नई हो गया, ईडन गार्डन कैलकाटा में भी हैं, अहमदाबाद की पिच अगर आप देखें, उसके बाद लखनऊ पे देखें वहां पर डिफरेंट पिच नजर आ रही है, तो कैप्टन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम पहले बॉलिंग लेकिन करें सर या अगर बैटिंग पिचेस करें। इंडिया वाले अपनी मर्जी से बनाएंगे हसन भाई, तो फिर वर्ल्ड कप भी उन्हीं का होगा। वर्ल्ड कप भी उन्हीं का होगा, होम ग्राउंड होम कंडीशन है, मगर कल एक बड़ा अच्छा मौका होगा जिसपे हम डिस्कस भी करते रहेंगे, और बड़ा एक हाई वोल्टेज मैच जी भी हाँ। है। अच्छा वहां असद से भाई मुझे फैसला थोड़ा सा बताइएगा। बताइएगा, इसके बाद मैं डॉक्टर साहब की जानिब जाऊंगा कि बांग्लादेश के साथ आपको प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है? उनको स्टार्ट भी मिल रहा है, उनके बल्लेबाज 20-30 रन ऐड भी कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक से ही वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। जितना अरसा उनको हो चुका है, लगभग 24 साल हो चुके हैं उनको टेस्ट स्टेटस मिलते हुए, पाकिस्तान को 1999 में उन्होंने वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश अपनी कंडीशन से बाहर निकलते ही एक डमाडोल सी टीम नजर आती है। देखिए मशरफी मुर्तज़ा उसमें टीम में थे उस टाइम पे, जब आप अगर 23 साल की बात करें तो उनके स्क्वाड में ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए, तमीम इकबाल कंसिस्टेंट खेलते रहे, टीम को लिफ्ट करते गए टॉप ऑर्डर में, वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। उसके बाद शांतुर जैसे प्लेयर हैं वो भी जो है कंसिस्टेंसी दिखा नहीं रहे हैं बीच में, मेराज जो हैं वो भी हैं, मेहदी जो हैं वो भी हैं, अभी एक्सपीरियंस प्लेयर, अभी मोहम्मद अल्लाह जो है वो प्लेयर इनके पास आए हैं जो पास में काफ़ी क्रिकेट खेलते रहे, दोबारा कम बैक करके आए 2-3 साल बाद मेरे ख्याल में 50 ईयर्स के गेम में। फिर शकीबुल हसन जो है ऑलमोस्ट ऑलराउंडर है, दुनिया के माने जाने ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, मगर 50 ईयर्स गेम में एक ही प्लेयर नहीं होता जिस पर रिलायबल हो जाएगा आपको। यही था कि जिस तरह से तस्कीन जैसे बॉलिंग भी कर रहे हैं, एनिल डोनाल्ड कोच हैं, और ये जो स्टैट्स हैं, ये जो प्लेयर्स इनके पास हैं, इसी से उन्होंने रिसोर्सेज से काम लेना है इन प्लेयरों से, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बैटिंग क्लब्स कर रही है यहाँ पर, और बैटिंग क्लब्स करने का मकसद ये कि 50 ईयर्स में अगर आप शकीबुल हसन भी एक लंबा स्टार्ट लें, 80 रन करें, या एक बैटर टॉप ऑर्डर में अगर सेंचुरी करता है, तो ऑटोमेटिकली मिडिल में आके बैटर्स ऐसे हैं कि जो 15 ओवर जिनके पास रह जाएं, टेल भी आजकल खेलना शुरू हो जाती है, वहां से आप लंबे रन बना सकते हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और 50 ओवर्स गेम में कोई भी बैटिंग करी हो तो मेरे ख्याल में 300 रन आपको इस मॉडर्न क्रिकेट में करना चाहिए, जो डिफेंडेबल होते हैं बॉलर्स के लिए। डॉक्टर साहब स्पिन डिपार्टमेंट काफी कमजोर नजर आ रहा है बांग्लादेश का, अगर उसको शकीबुल हसन लीड कर रहे हैं तो शकीब को विकेट नहीं मिलेंगे, तो फिर मेहदी हसन मेराज भी बड़े ऑर्डिनरी से बॉलर लगते हैं, और स्पिन में अगर उनकी गिरफ्त अच्छी नहीं होगी तो वर्ल्ड कप उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। जो बांग्लादेश का एक्चुअली इशू ये है कि वो आपने कहा कि 25 साल से वो क्रिकेट के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मसला उनके साथ यही दरपेश आ रहा है कि वो कोई कॉम्बिनेशन सही तौर पर तलाश नहीं कर पा रहे, और वहां भी बोर्ड में और टीम में जो देखें मतलब सियासत टाइप की चीजें नजर आती है। अभी तो तमीम का आना, तमीम का चले जाना, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना, और फिर आके फिर वापस चले जाना, तो मतलब काफी सारे इश्यूज हैं उनके साथ हमेशा से जुड़े। तो उनके भी 2-3 कप्तान हमेशा खेल रहे थे, मुशफिकुर रहीम भी कप्तान रहे, महमूदुल्लाह भी रहे, अभी शकीब फिर वापस आके कप्तान बन गए। उनके अपने इश्यूज भी ग्राउंड के अंदर काफी रहे जो कि एक कप्तान को जेब नहीं देते। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनकी टीम कभी भी उस तरह से एक यूनिट बन नहीं पाई, वो हमेशा 2 से 3 प्लेयर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग में भी हो। तो मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन देखें हर मैच में परफॉर्म करते हैं, किसी एक ऑन एंड ऑफ, कभी कभार शांतु कर लेते हैं, कभी मेहदी ने कर दिया, लेकिन
लेकिन ये सब कुछ वो करते कहाँ पे हैं? सिर्फ बांग्लादेश में। जो ही वहां से बाहर निकलते हैं तो उनकी स्पिन डिपार्टमेंट भी कमजोर पड़ जाती है और बैटिंग तो यकीनी तौर पर कमजोर पड़ती है। जब तक आपका टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं करेगा, शकीब और मुशफिक और रहीम भी अब इतने एक्सपीरियंस्ड है कि उनको अगर 50s दोनों ने की थी तो उनको उनमें से कम एक को 100 तक लेके जाना चाहिए था, और एटलीस्ट ये स्कोर 280 290 270 प्लस तो जरूर होना चाहिए था, जहां तक उनके एक्सपीरियंस को अगर मद्देनजर रखा जाए। फिर नीचे से महमूदुल्लाह 8वें नंबर पर आ रहे हैं, हालांकि वो मतलब पुराने प्लेयर हैं, सीजन प्लेयर हैं, उनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए था जहां वो इनिंग को कैरी करके ले जा सकते। तो मेरा ख्याल शायद उनकी वापसी अभी अभी हुई है, तो शायद इसलिए उनको अभी कम बैक के तौर पर उनको रखा गया कि शायद थोड़ी वो यूटिलाइज हो जाए, अपने आप को एक्लामेटाइज कर लें और फिर उसके बाद अगले मैचों में उनको ऊपर खिलाएं। बाहर तो ऐसा लग रहा है। हसन भाई क्रिकेट में पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन प्रेशर पड़ता है सोशल मीडिया का जब प्रेशर पड़ता है तो आपको फखर जमान चेंज होते हुए नजर आते हैं, आपको डिफरेंट बॉलिंग में चेंज होता हुआ नजर आता है, फिर कोई सलमान अली आगा अगर परफॉर्म नहीं करते उनको ड्रॉप किया जाता है। तो ये बांग्लादेश में भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन जिस तरह महमूदुल्लाह का बताया डॉक्टर साहब ने कि महमूदुल्लाह जैसे प्लेयर को थोड़ा सा अब दी ऑर्डर आके टीम को सहारा देना चाहिए था, अब वो 8वें नंबर पर आके क्या कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और महमूदुल्लाह एक ऐसे प्लेयर है कि जो कि पिछले 6 7 8 साल से बांग्लादेश को इसी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा एंड खाली रहता है। बिल्कुल टॉप ऑर्डर बनाना चाहिए। अब 2020 गेम तो है नहीं, ऑलमोस्ट 50 का गेम था। मिराज अगर खेले थे वो 4थे 5वें पे, तो उनके नंबर पे भी उनको आना चाहिए था। और 2-3 साल बाद कम बैक करके आए हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, बॉलिंग करते थे, बीच में अटैक भी किया इन्होंने 50 ईयर्स के गेम में, T20 फॉर्मेट में भी खेलते रहे। अगेन 37 रन की पार्टनरशिप लगी 7वीं विकेट पे बांग्लादेश की। तस्कीन जब खेल रहे थे तो वहां पर 17 रन पे वो आउट हुए, और अब्दुल्ला कोशिश कर रहे थे कि मैच को लेके चले आगे, और एंड पे भी उन्होंने जो है ऑन साइड पे 6 रन हासिल किए। फर्गसन के शॉट खेले, बैक टू बैक एक बाउंड्री मारी और टॉपेज लगा कीपर के ऊपर से, 6 रन हासिल किए। तो जब बैटर्स को ये ऐसे आउट ऑफ फॉर्म होता है तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे भी आना चाहिए बीच में जाके, और वहां पर जो है मिडिल में एक ऐसी पार्टनरशिप होती है कि 15 ओवर से लेकर 20 ओवर तक बीच में अगर पार्टनरशिप लगे तो मैच को आप लंबा कर सकते हैं, और वही 248 रन जो है वो इनफ नहीं होते 50 ओवर्स की गेम में। तो यही पार्टनरशिप थी वहां पर जहां पर ब्रेक हुई है, और उसके बाद फिर बैक टू बैक टेल आती गई, और टेल से आप एक्सपेक्टेशन ये नहीं करते कि कोई बहुत ही ज्यादा कोई 40 रन बना दें या 50 रन बना दें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दें। वंस टाइम वो एक दफा खेलती है टेल, अदरवाइज वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जिस तरह से बैटर जो होते हैं वो एक पार्टनरशिप लगाते, तो वहां पर वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर जब तस्कीन आउट हुए उनके साथ फर्गसन की बॉल पे एक पुल किया शॉट मिड विकेट पे, अगर वो 30-35 रन की और पार्टनरशिप लगती तो 300 रन का टारगेट होता, वहां पर मुश्किलात हो सकती थी न्यूजीलैंड को। ठीक हो गया हसन भाई। यहाँ पर आप देखते हैं कि मैच समरी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, मैच समरी में क्या कुछ किया बांग्लादेश ने, और न्यूजीलैंड के तो जितने भी शॉट्स थे वो हमारे सामने थे। जिस तरह विलियमसन खेले, उसके बाद डेरिल मिचेल खेले, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड भी किया और तमाम तर मैच को बआसानी अपनी गिरफ्त में महफूज किया। एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आउट कलर नज़र आ रही थी बांग्लादेश की टीम। ज़रा मैच समरी देखते हैं, मैच समरी के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। न्यूजीलैंड 245 for 9 in 50 ओवर्स, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश और मुशफिकुर रहीम 66 रन, महमूदुल्लाह 41 रन, बांग्लादेश 200, न्यूजीलैंड 248 for 2। न्यूजीलैंड वन बाय 8 विकेट्स। और डेरिल मिचेल की अगर बात की जाए, सर डेरिल मिचेल वाज आउटस्टैंडिंग 89 रन, और कमाल खेले यार डेरिल मिचेल, आउटस्टैंडिंग गेंदिंग खेली है। और जिस तरह से अटैक किया उन्होंने, शकीब उल हसन जब उस टाइम में जब रविंद्र आउट हुए हैं बीच में, तो जब आए हैं उन्होंने आते के साथ ही अटैक किया, एनकाउंटर किया जिसे कहते हैं, और लॉन्ग ऑन जो है वो ऊपर रखा हुआ था। शकीब ने चांस लिया आउट होने का, मगर आउट करने का उनको पहली बॉल पे जो है अपना स्ट्राइक क्रिएट किया और लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 रन हासिल किए। उसके बाद फिर वो अटैकिंग खेलते रहे आज। तो शकीब थोड़ा सा फ्लाइट भी देते हैं, लूप में बॉल करते हैं, मगर फुटवर्क का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। तो मिचेल की यही क्वालिटी है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेली उन्होंने, जिसकी वजह से आज 50 भी की, और जहां से जो है 8 विकेटों से मैच भी जीते। केन विलियमसन की बात करें तो वो भी वापस कम बैक करके आए, रिटायर्ड होके गए, मगर कमाल की शॉट खेले। अगर वैसे बॉल उनके थंब में लगे हसन भाई, क्या कोई बड़ी कोई इंजरी तो नहीं होगी उनको? हो सकती है, क्योंकि ग्लव्स की प्रोटेक्शन देखते हैं, आपके ग्लव्स जब पहने हुए होते हैं तो किस किस्म के होते हैं, क्वालिटी वाले ऑब्वियसली होंगे, मगर वैसे आप ज्यादा पहचान सकते हैं, आपको क्वालिटी वाले लगे या नहीं? कभी टो पे बिल्कुल लगे हैं, बड़ी हाई लेवल की होती है, जिस तरह के वर्ल्ड क्लास प्लेयर केन विलियमसन जो है खेल रहे थे। तो अक्सर बॉल जो है वो टो पे भी लगती है, फिंगर्स के ऊपर और साइड पे भी लगती है, जिसकी वजह से फिंगर पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो शायद हर्ट हुआ होगा उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आने वाले मैचेस बड़े क्रूशल होंगे, और भी 6 से 7 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के, और सेकंड टेबल पे अब तक जो है वो परफॉर्म भी करी न्यूजीलैंड। तो वापस इंजरी के बाद कम बैक करके आए थे, मगर फिर भी उन्होंने जो इनिंग खेली है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, एक्सपीरियंस इनिंग जिसे कहते हैं, कि ऐसी स्पिन ट्रैक पे पिचेस पे जहाँ पर मेहंदी को भी आपने इनसाइड आउट निकल के खेला, तस्कीन को भी खेला, और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले। एक शॉट बड़ा आउटस्टैंडिंग था मैच का,
जब अगेंस्ट द स्पिन बॉल करी है और ऑन साइड पे शकीब के जो 6 रन हासिल किए थे, वहां से उनकी बैटिंग का फॉर्म बहुत नजर आ रही थी कि वो इन फॉर्म बैटर नजर आ रहे हैं। तो ये एक कैप्टन की कमांड होती है और अंडर प्रेशर मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर्स नहीं होते और अटैकिंग भी जब जाते हैं तो रन्स करते हैं, ये क्वालिटी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम खतरनाक है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊं, आपसे भी ये पॉइंट लेना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड तमाम डिपार्टमेंट उसके मुझे बड़े बेहतरीन लग रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त। और फर्ग्यूसन देखें कितनी स्मूथ रनअप से आते हैं। जब आउटस्विंग करें शुरू का नया बॉल, पहले दूसरे ओवर में वो नया बॉल करते हैं आउटस्विंग बॉडी से दूर रख के बैटर्स के, उसके बाद क्रॉस द सीम पकड़ लेते हैं बॉल को, थंब से बीच में पकड़ के बॉल को, और फिर ऑफ द पिच सीम करते हैं। वहां पर उन्होंने 3 विकेटें भी हासिल करी। ट्रेंट बोल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वनडे कैरियर में 107 मैचेस खेल चुके हैं 50 ईयर्स के गेम में, और 200 विकेटें जो हैं वो कर ली हैं उन्होंने अपने कैरियर की। तो ये एक ऐसे स्टैट्स हैं बॉलर्स के कि अगर आप इकोनॉमी अगर देखें तो वो भी इनके अच्छे हैं, और उसके बाद 200 रन 200 विकेटें लेना भी एक कमाल की बात होती है, क्योंकि आपको एक 8 चाहिए होता है विकेट लेने का, और वो 8 ये होता है कि बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे आपने चेंज ऑफ पेस वेरिएशन किस तरह से करनी है। तो वो क्वालिटी नजर आई, और थ्रू आउट जो है वो सैनिटर एज यूजुअल अगर विकेट भी नहीं ले रहे हैं तो मगर नहीं करते हैं। तो यही क्वालिटी बॉलिंग थी। एक टीम वर्क जो है न्यूजीलैंड का बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती नजर आ रही है टीम मुझे। ठीक हो गया, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती हुई आपको नजर आ रही है। अब डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। पहले हिस्से में हमने बात की न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की। बांग्लादेश की टीम जो कि आज अपना मैच हार चुकी है, अब देखते हैं कि वो कम बैक करेगी या नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड जिसके बारे में हसन रजा ने कहा कि अब वो टीम सेमीफाइनल से कम का सफ़र तय नहीं करेगी, और न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का जो मैच है वो बड़ा क्रूशल वक्त पे है। तमाम तर मैचेस के बाद आई थिंक आखिरी 1-2 मैचेस में पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं आखिरी वो बड़े सख्त हैं। जो हलवा मैचेस जिनको आप कह सकते हैं या जिनको आसान मैचेस कह सकते हैं, वो पाकिस्तान ऑलरेडी खेल चुके हैं। अब इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान का मैच कंपैरेटिवली थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन हम जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो लग ही रहा होता कि जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। सो हसन भाई, स्टार्ट करते हैं अब बड़े मुकाबले के हवाले से, जो कि बहुत बड़ा मुकाबला है क्रिकेट की दुनिया का, मोस्ट व्यूड मैच इन क्रिकेट हिस्ट्री, जो कि इंडिया पाकिस्तान का होता है। और कल की भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं। वर्ल्ड कप का मैच है, 1,30,000 ग्राउंड में क्राउड होगा, और मिलियन बिलियंस में लोग बाहर से देख रहे होंगे। तो कल के मुकाबले के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है इनिशियली कि पाकिस्तान की टीम कैसा करेगी? हाई वोल्टेज मैच, और जिस तरह से वर्ल्ड कप में स्टेटस आ रहे हैं लोगों के और दिखा रहे हैं कि 8-0 जो है वो हुए हैं ऑलमोस्ट मैच में वर्ल्ड कप के, अगर आप देखें तो 7-0 हैं 7-0 या 8-0 होगा या फिर 7-1 होगा? 7-1 होगा, और कल होगा मेरे ख्याल में इंशाल्लाह होना चाहिए। जिस तरह से फॉर्म लगी हुई है पाकिस्तान की, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, और हम लोग जो जितने भी क्राउड है बहुत एग्रेसिव होता है, एक्साइटेड होता है कि बस किसी से भी अगर जो है आपने जीतना नहीं है और किसी से अगर हारना नहीं है, और अगर जीतना है तो फिर इंडिया की एक ऐसी टीम वर्ल्ड कप ना लाए लेकिन इंडिया से आप जीत जाएं, और यही चीज़ होती है कि वो रिवाइवली दोबारा शुरू होगी है कल के मैच में। और सबसे पहले चीज़ ये है कि मैंने पहले ही बताया कि विकेट जो है वो होम कंडीशन से बड़ा सपोर्ट कर रही हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का हम देखें, बार बार बात कर रहे हैं कि 2 मैचेस में उनको किस तरह से, पहला मैच जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल 200 रन पे आउट कर दिया, वहाँ से जो जितने भी बैटर्स थे वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए नजर आए। मगर अगेन कल का भी ट्रिकी पिच मुझे नजर आ रहा है कि स्पिनर को सपोर्ट करेगा, और स्पिनर का मतलब ये है कि आपके कुलदीप जो है वो इकोनॉमी उनका देखें बड़ा अच्छा है, रॉन्ग वन बॉल कर रहे हैं वो, और चेंज ऑफ पेस स्पिनर का मतलब तो हसन भाई हमारे लिए शादाब खान होते हैं। शादाब खान का मतलब हमें कुलदीप समझा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करते रहते हैं उनको, मगर आप देखते हैं कि क्या प्रैक्टिस की हुई है। कल टीम ने बड़ी काफ़ी प्रैक्टिस भी की हुई थी, और नेट सेशन भी दिखाया गया, सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सऊद, शकील, रिजवान, और बॉलिंग जो ड्रिल्स होती हैं वो भी करी हैं काफ़ी शादाब ने। नवाज भी बॉलिंग करते हैं। शादाब ने आज ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं की। आज ऑप्शनल जो प्रैक्टिस थी उसमें शादाब को होना चाहिए था, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, लेकिन आज ऑप्शनल प्रैक्टिस में शादाब मौजूद नहीं थे। आज मौजूद उसामा नहीं थे। मीर मौजूद नहीं थे। उसामा मीर नहीं थे, कल प्रैक्टिस की थी, क्योंकि आज नहीं, आज ऑप्शनल की बात कर रहा हूं। ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल में जाना चाहिए था। अगर आपको अपनी जब आपकी चीज़ों फॉर्म नहीं लगी हुई, जब आपके को ऊपर बेहतर करना सवालात है, खड़े हो रहे हैं, अगर आपको चीज़ें बेहतर करनी है तो ऑलमोस्ट 200 या 300 बॉलें तो रेगुलर बगैर प्रैक्टिस, बगैर मैच के आपको प्रैक्टिस के दौरान करनी पड़ती हैं एज ए शोल्डर में ड्रिफ्ट लाने के लिए अपनी। मगर अगेन वाइस कैप्टन है और जिम्मेदारियां तो होंगी, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर होता है। मेरे ख्याल में कल मैच देखेंगे तो किस तरह से बॉलिंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगेन पिच मैं बता रहा था कि पिच का टॉस बड़ा वाइटल होगा, और मैच में कल कि टॉस कौन जीतता है। पाकिस्तान ने चेस तो कर लिया अगेंस्ट श्रीलंका के, मगर कल मेरे ख्याल में जो भी पहले बैटिंग करेगा वो जीतेगा। कल जो पहले बैटिंग करेगा वो जीतेगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आप बैटिंग करते हुए भी 270 से ऊपर रन करेंगे अगर पाकिस्तान, तो वहां पर मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि चांस होता है सेकंड इनिंग में। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने एक पहाड़ जैसा टोटल चेस किया था। चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, उस टाइम पे टॉप ऑर्डर आपका अच्छा चल रहा था, और टॉप ऑर्डर में बाबर आजम और जितने और भी प्लेयर्स थे, जितनी भी ग्रीन शर्ट के टॉप ऑर्डर्स बैटर थे,
वो एक कंसिस्टेंट की तरह परफॉर्म कर रहे जा रहे थे बीच में। अभी आपका जो टॉप ऑर्डर है बिल्कुल लड़खाया हुआ है बीच में, अगर देखें तो सऊद शकील लेकिन है। देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की अगर बात की जाए तो इंडिया को कितना ज्यादा परेशानी हुई थी दूसरी बैटिंग करते हुए। दूसरी बैटिंग करते हुए इंडिया को परेशानी होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कल का टॉस जीते तो पाकिस्तान पहले बैटिंग ही करे, क्योंकि होम क्राउड है और ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, प्रेशर उन पे भी बहुत ज़्यादा होगा। और जब विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे आते हैं, अगर पहले बैटिंग कर लिया आपने तो वही इंपैक्ट जो है जो शाहीन शाह का है वो नजर आएगा, और हसन अली की वही बॉलें आउटस्विंग नजर आएंगी जहां से इंडियन बैटर्स प्रेशर में आ सकते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं, क्या आपको 8-0 लग रहा है फिर 7-1 लग रहा है? क्योंकि लड़कों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रीसेंट पास की अगर बात की जाए, और रीसेंट पास में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। पाकिस्तान ने T20 की क्रिकेट में इंडिया को हराया, उसके अलावा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान ने जीता, लेकिन विश्व कप, जिसको इंडिया विश्व कप कहता है, जो कि 50 ओवर का कप है, वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान आज तक इंडिया से नहीं जीत सका। पाकिस्तान कमबैक तो शक नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा इसको प्रेशराइज किया गया है, जितना बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कमबैक करना तो बनता है इनका। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिर्फ ये होम ग्राउंड और होम क्राउड की कंडीशंस नहीं है, वो तो एक पर्टिकुलर उस वक्त की पोजीशन होती है कि उस दिन किस तरह चल रहा है। तो यकीनन हमें लगेगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से चौका लगता है तो हो सकता है कि पूरी साइलेंस हो, लगे कि एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ, और इंडिया की तरफ से लगेगा तो लगेगा कि वाकई 1,20,000 बंदा बैठा हुआ है। तो ये प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेशर पीछे से बिल्ड होता रहा है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो प्रेशर पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा है। और फिर इतने अरसे के बाद इनमें से शायद कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो पहले इंडिया में जाकर खेल चुका हो, शायद अंडर-19 या किसी कहीं इमर्जिंग कप में एक नवाज और सलमान गए हुए थे वो, लेकिन वो आगा किसी और, सलमान शायद क्या हुआ, नवाज आई थिंक 2016 के वर्ल्ड कप स्क्वाड भी थे लेकिन खेले नहीं थे जी T20। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान को प्रेशर तो होगा ही होगा उन कंडीशंस का। फिर वो अहमदाबाद की पिच, जैसे वो हार्दिक पांड्या की टीम भी वहां खेलती है जो IPL की टीम है, तो उनके लिए बहुत साजगार कंडीशंस हैं, और जो साजगार हैं वो तो हैं ही हैं, जो बनाई गई हैं वो ज्यादा मेरा ख्याल है क्रूशल है। जो मतलब सारी अगेन बातें ज्यादा पॉलिटिकल हो रही हैं क्रिकेट की वजह से। ये वैसे अजीब बात है कि हम क्रिकेट में बात करते करते खामखा पॉलिटिकल हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो वो प्रेशर पाकिस्तान को हैंडल सेपरेटली करना है, जो बेसिकली काम था मैनेजमेंट को हैंडल करने का, उन्होंने नहीं किया, तो वो भी बाबर के कंधों पर आन पड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो यकीनन होंगी, लेकिन पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इस मैच में कमबैक करने के लिए जरूरी है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, और आउट ऑफ द बॉक्स आगे चल के इस पर बात करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान क्या कर सकता है। जी अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि ज़का अशरफ साहब ने आज लड़कों के साथ मीटिंग की, और लड़कों के साथ मीटिंग में इससे पहले भी उन्होंने एक मीटिंग की थी श्रीलंका में, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई थी। आज सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं कि ये मीटिंग पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन एज ए चेयरमैन उनका काम तो यही है, अच्छी बात करनी चाहिए हमें कि वो भी लड़कों को बैकअप करने के लिए गए होंगे, उनको चार्ज करने के लिए गए होंगे, लेकिन जब भी वो मुलाकात करते हैं तो कोई शगुन अच्छा नहीं होता। देखिए, अब वो मुलाकातें, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है, मगर आपको जब ग्राउंड में जाना पड़ता है, जब आप खेलते हैं जाके, और प्लेयर ऑलमोस्ट सारे मेरे ख्याल में 40 से 50 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एक्सेप्ट सऊद शकील के, अभी नए प्लेयर आए हैं, मगर एक मोटिवेशन होती है पाकिस्तान के बोर्ड की तरफ से, कोई बोर्ड का मेंबर वहाँ पर गया हुआ है, मोटिवेशन दे रहा है आपको, रिफ्रेश कर रहा है आपके माइंड को कि आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं और जज्बे से खेलना है, आपने अपनी टेक्निक को नहीं भूलना और बेसिक चीज़ें बजाना है। यही वो कॉन्फिडेंट लेवल होता है। और स्पोर्ट्स में हमेशा जब कोई भी कोच होता है और मेंटोर कोई भी होता है बड़ा, जूनियर्स को ये सिखा रहा होता है कि आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करते करते और उसको शो करना है, एग्जीक्यूट करना है ग्राउंड में जाके। तो यही मैं एक ज़का अशरफ जो चेयरमैन गए हैं, यही वो मोटिवेशन दे रहा है कि हाई वोल्टेज मैच है, पूरी दुनिया की नज़रें कल जो है वो बॉल और बैट पे होंगी, क्रिकेट पे होंगी, और स्क्रीन पे जो है हर जगह LCD लगी हुई हैं, क्राउड में भी देखें तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ओवरऑल देखें तो कल वही स्टैट्स जो भी होंगे वो क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर उतरेंगे, और वहाँ पर जो स्टडी होगी, लोगों ने प्लेयरों ने अपनी प्रैक्टिस की होगी, वहाँ पर स्किल्स डेवलप करेंगे। बस ये कि प्रेशर में ना आए और अपना पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, जिस तरह से कोहली खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट, जिस तरह से के रावल जैसे अटैक करते हैं, तो वही पाकिस्तान टीम अपनी बेसिक जो प्रैक्टिस की हुई है उसी पे जाएं और वो एग्जीक्यूट करें ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव साइन मिलेगा उनको। डॉक्टर साहब, 48 घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनाउंस कर देती थी, और अभी तक तो कोई खबरें भी नहीं है मार्केट में कि क्या फ़खर जमान खेल रहे हैं या फिर इमामुल हक खेल रहे हैं। चिड़ियाँ हैं, फाख्ताएँ, कबूतर, सब कुछ खामोश है। कई जो खबरें देने वाले हैं उनको ना खिलाने की वजह से वो चुप तो नहीं हो गए, या फिर फ़खर जमान की जगह आपको इमामुल हक ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं? असरन भाई, होना ये चाहिए बेसिकली हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा करते नहीं है। हम वो एक ना मिथ बनाई हुई हमने कि
ये जी विनिंग कॉम्बिनेशन है। ये हम नहीं देखते कि जी वो ग्राउंड कौन सा था, कंडीशंस क्या थी, अपोनेंट कौन था। हम कहते हैं जी विनिंग कॉम्बिनेशन। विनिंग कॉम्बिनेशन में अगर किसी ने 0 हिस्सा डाला हुआ है तो उसको बाहर किया जा सकता है। ये कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रूल है कि जिसको बदलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। एक टूणा नहीं है कि इस पर हमने कायम रहना है कि इमामुल हक अगर नहीं खेल रहे तो उनको खिलाना ही खिलाना है। अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं कि मेरी क्या चॉइस है, तो मेरा ख्याल है कि फखर के साथ जाना चाहिए। फखर का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है ही इंडिया पर, वही चैंपियन ट्रॉफी वाला। और उसके साथ साथ चूंकि अब्दुल्ला शफीक ने 100 रन किए, वो कॉन्फिडेंस में होंगे, तो इमाम को बाहर बिठाना चाहिए और फखर को खिलाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये एक पहला से होगा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, तो जिसका प्रेशर ऑटोमेटिकली इंडिया पर जाएगा। फिलहाल बाहर लग रहा यही रहा है कि इमामुल हक खेलेंगे, लेकिन अगर बाबर भी चूंकि ऑर्थोडॉक्स ही जाते हैं, उसी सोच को लेकर चलते हैं, अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया कि वाकई हमें चेंज करना है, हमें इस मैच को खेलना ही नहीं है, जीतना भी है, तो वो मेरा ख्याल है फखर को खिलाएंगे इमाम की जगह पर। और इसी तरह अगर आगे चल के भी हम देखें तो जो बड़ी चेंज मुझे नजर आती है, वो जो वो करनी चाहिए, फिर अगेन आउट ऑफ द बॉक्स है, वो ये है कि शादाब को रेस्ट देना चाहिए। शादाब नहीं लेकिन परफॉर्म कर रहे। शादाब के मसले के ऊपर डॉक्टर साहब बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिक, इसके ऊपर मैं भी आपसे एग्री जरूर करता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ और सॉल्यूशंस भी हैं। हसन भाई, पहले थोड़ा सा फखर जमान और इमामुल हक के ऊपर डॉक्टर साहब की राय है, क्योंकि इंटरनेशनल अंपायर की राय है, इन्होंने मैचेस देखे हैं, पिचेस देखी हैं, कवर्स किए हैं, तो ये ज्यादा आपकी तरह की इनकी राय है, मोतबर राय है। क्या आप समझते हैं कि हमें इंडिया के खिलाफ फखर जमान को लेके जाना चाहिए, जो कि एक इम्पैक्ट प्लेयर है, और इंडिया में फखर जमान को बड़ा हाई रेट किया जाता है? फखर हो गए, शादाब, शाहीन, बाबर आजम, इन प्लेयर्स से इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, वो भी अवाम भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर होता है इन प्लेयर्स का। देखिए, प्रेशर तो होता है, मगर हमने डिस्कस करी एशिया कप से करते हुए आ रहे हैं कि जिस बॉल पे जो है वो फखर जमान आउट हुए हैं, वो नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में स्लिप में आउट हो रहे हैं, उसके बाद स्लैश खेलते हुए कट पे आउट हो रहे हैं, फिर पॉइंट पे आउट हो रहे हैं, फिर थर्ड मैन पे आउट हो रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नजर नहीं आई कि वो इनिंग का ग्राफ अच्छा करें, कोई प्लेसमेंट करें। जिस तरह से हम के राहुल की बात कर रहे हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं कि वो प्लेसमेंट करते हैं, हर तरफ आपको शॉटें नहीं मारनी होती। जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं आप, तो आपको क्रीज पर ठहरना पड़ता है, तो वो उनकी चीज़ नजर नहीं आई है मेरे ख्याल में। फखर जमान जब बेंच पे बैठे हुए हैं, फिर वो दोबारा आके एकदम से बड़े मैच में खेलेंगे, तो इतना मुश्किल जो है ना, इतना आसान नहीं होता इतने बड़े मैच में आके एकदम से आप एक्सपेक्टेशन से डालें। तो अभी इमामुल हक के पास एक और चांस है, और मुझे लग रहा है कि सेम टीम से जाएगी। और फिर शादाब की बात की, वाइस कैप्टन है वो, तो एज ए वाइस कैप्टन भी खेल रहे हैं, उसके ऊपर तो जरूर बात करेंगे, लेकिन असल में क्या आपको लगता नहीं है कि इंडिया के मैच में सोचना चाहिए जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं? आउट ऑफ द बॉक्स देखें, एशिया कप पे नहीं सोचा, बीच में आपने चेंजेस नहीं की इतनी सारी, और वही कैप्टन, मतलब एक दफा फिर हार के उसके बाद सोचेंगे? वो अब सोचेंगे, डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। मिकी आतर बैठे हैं वहाँ पर, मोनी मोर्कल कोच बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे, और क्या इंस्ट्रक्शन पीसीबी देता है वहाँ पर, चीफ सेलेक्टर इमामुल हक, वो भी वहाँ पर यहाँ से बैठ के जो है टीम बना रहे हैं। तो वापस आ गए हैं वो, मगर फिर भी मुशावरत तो रहती है टीम में कि क्या प्लेइंग 11 खेलेगी। अगेन डिपेंड करता है बाबर आजम पे, सारा प्रेशर बाबर आजम पे होगा, और बड़े मैच का बड़ा प्लेयर कल अपने ऊपर कमांड लेंगे। अगर स्टडीज से खेलेंगे अपनी वापस, जो रिवाइवल इन्होंने इनिंग्स से खेली हुई हैं, तो मेरे ख्याल में 20वां 100 कल होना चाहिए उनकी तरफ से। अच्छा, बाबर आजम पे भी डॉक्टर साहब एक अलग से ही प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ। उनका हाईएस्ट स्कोर 48 का है, पिछले 3 से 4 मैचेस से बाबर आजम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी दफा जब उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी तो वो वार्म अप मैच गए, वो भी इंटरनेशनल रन्स में काउंट नहीं होता। बाबर आजम पे जो रन्स का प्रेशर है, उसको किस तरह उनको टैकल करना चाहिए? मेरा ख्याल है बाबर आजम प्लेयर है कि वो किसी वक्त भी कम बैक कर सकता है। उस पर प्रेशर ना इमाम जैसा है, ना ही फखर जैसा है। बाबर वापस आ जाएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा, और मेरा ख्याल है कि यही मैच है जिसमें बाबर ने वापस आना है। उसको हमें बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी टेक्निक में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो खुद एडजस्ट करना जानता है, चूंकि वो कप्तान भी है और वो सिचुएशन को बेहतर समझता है। तो बाबर का मुझे कोई डाउट नहीं है कि बाबर को कम बैक करना है, और वो इसी मैच में करेगा, और वो बड़े मैच का प्लेयर है। नो डाउट कि इंडिया के खिलाफ उसके रन्स ना काफी हैं, लेकिन जो ऊपर का प्रेशर, जैसे हमने कहा कि इमाम और फखर की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, वो अब के बार बाबर ने हैंडल करना है, और उसमें मुझे नहीं प्रॉब्लम नजर आता कि बाबर हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आज एक सवाल हुआ हसन भाई बाबर आजम से, कैप्टन, उन्होंने कहा जी कि एक मैच को लेके मुझे कप्तान बनाया नहीं गया था, और एक मैच के हारने के बाद मुझे कप्तान हटाया नहीं जाएगा। कप्तानी का भी प्रेशर तो ले रहे हैं बाबर आजम? प्रेशर तो ले रहे हैं, मगर देखिए अब परफॉर्मेंस तो के राहुल से भी नहीं हुई, इसके बाद विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म रहे 2-3 साल, 1-2 साल रहे हैं बीच में,
बैट में लेकिन जाता सर रहता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अलग है, लेकिन आप अगर इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करें, बाबर आजम को भी हम अगले 30 मैचेस तक, 40 मैचेस तक, वो 40 मैचेस आपको पता है ओडीआई के 2 साल में ही होते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हमारे सुपरस्टार हैं, उनकी 60 प्लस की एवरेज है। लेकिन व्हेन इट्स कम टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट भी तो चाहिए हमें। बिल्कुल चाहिए। अगेन आपको मैंने बताया कि आउट ऑफ बॉक्स आके सोचना पड़ता है कि किस तरह से अपनी इनिंग को आगाज करना है। दोबारा नया बॉल है, जसप्रीत सिंह जो है वो कोशिश करते हैं कि इन स्विंग बॉल करें, ऑफ द पेस पेस अपना रिड्यूस किया, अपना पेस को उन्होंने बड़ा अच्छा ऑफ द पिच यूटिलाइज करते हैं। और अगर बाबर आजम पे अटैक जितना भी हो रहा है वो इन स्विंग बॉलों पे हो रहा है शुरू में नए बॉल पे, और जिस तरह से रोहित शर्मा पे होता था कि इन स्विंग बॉल थोड़ी लेंथ बॉलिंग करें और पैडों पे मारने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में एक 10-15 रन स्टार्टिंग में बाबर आजम को चाहिए, जहां से वो सेटल डाउन हो, पिच का बिहेवियर देखें। उसके बाद जो ग्राउंड शो उनके पास है, उनको खुद कॉन्फिडेंट लेवल का पता है कि मैं किस तरह की इनिंग खेल सकता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट होगा अर्ली ऑन। और अगेन अब्दुल्ला शफी जिस तरह से स्टार्ट लिया उन्होंने, अगर वो शॉट्स खेलना शुरू हो जाएंगे स्टार्टिंग में तो वहां से एक बूस्टअप मिलता है स्ट्राइक एंड पे भी और अगला पे। तो यही मोटिवेशन है। हाई प्रोफाइल मैच होगा कल। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले मेरे ख्याल में बैटिंग करे पाकिस्तान तो अच्छा होगा। चेस तो मुश्किल लग रहा है, अगर पहले बैटिंग करेगा तो ये लेकिन मैच जिस तरह जीत सकता एशिया है। कप में हमने इंडिया की तहस नहस कर दी थी, उसके बाद वो रन तो हम चेस कर सकते थे, 250-60 के करीब रन हो तो पाकिस्तान तो आराम से चेस करेगा। वो आराम से चेस कर सकता था, मगर हर दफा रिजवान स्कोर नहीं करते, हर दफा जो है अगर बाबर आजम फेल हो जाएंगे तो सब शकील नहीं करेंगे। मगर अब ये है कि बड़ा मैच होता है, इसमें हाई वोल्टेज मैच है। ठीक, और असल में पिच का इसके behavior ऊपर देखेंगे। यही से आपसे जवाब लेके लिए आप वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। मैंने हसन भाई को काटा था, बाबर आजम के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे थे। बाबर आजम, असल भाई एक मेरा कंसर्न ये है कि बाबर आजम उस फ्लुएंसी से रन्स नहीं बना रहे जिस फ्लुएंसी से वो रन्स बना रहे थे। आते हैं स्टक होते हुए नजर आते हैं, 18 गेंदों पर 5 रन, 15 गेंदों पर 5 रन, और वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते। शुरू में बाबर आजम आए, चौका लगाया, उसके बाद स्टक हो गए। उससे पहले पिछले मैच में देखें तो थोड़ा सा स्टक होते हुए में नजर आ रहे हैं। तो फ्लुएंसी के लिए बाबर आजम को क्या करना चाहिए? देखिए प्लेसमेंट है ना, और प्लेसमेंट यही है कि जब आउट ऑफ फॉर्म होता है प्लेयर कोई भी, प्लेसमेंट ये होती है सिंगल आप लें और स्ट्राइक एंड पे सामने आ जाएं, सिंगल लें और सामने स्ट्राइक एंड पे आ जाएं। 2-3 ओवर जो है वो थोड़ी सी लाइन और लेंथ चेंज होती है बॉलर्स की, उसके बाद थोड़े से वो आउट ऑफ कलर नजर आते हैं, बॉलर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल फेंकते हैं, ऑन साइड पे खेलते हैं जहां पर रन मिलते हैं आपको। मैं फिर भी फॉलो अगर करें क्रिकेट शायकीन देखने वाले, विराट कोहली को अगर आप देखें तो फ्रंट फुट जो लेग है वो फ्रंट पे रखी होती है और 1 फुट के से आगे खड़े होते हैं। आगे आके मीन्स के फ्लो के साथ जा रहे होते हैं, जहां उनको लेंथ बॉलिंग मिलती है पुल मार देते हैं, और जहां पर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल मिलती है वहां कवर पे खेलते हैं। मिडिल में आती है बॉल, उसको ऑन पे खेलते हैं, लॉन्ग ऑफ पे खेलते हैं और सिंगल करके सामने आ जाते हैं। यही वो चीज होती है कि अगर आपको अच्छा बॉल कोई अच्छा बॉलर कर रहा है एज ए बैटर तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट देके प्लेसमेंट सिंगल देखें और वहां से सामने आ जाएं, उसके बाद फ्लो में बैट को लेके जाएं। तो अटैक यही होता है कि बायो मैकेनिक चीजें ऐसी आ गई हैं कि हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि बॉल जो है विद इन द स्टंप्स करें। आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉल की थी किस तरह की, जो आपने देखा लास्ट एशिया कप में, थोड़ी सी लेंथ बॉल की थी और कट के वो अंदर आया, जो कि बोल्ड हुए, टॉप स्टंप पे बेस पे लगा बाबर आजम की विकेट पे। यही वो चीजें होती हैं कि पिच का बिहेवियर देख रहे होते हैं कि किस तरह से बॉल कहाँ करनी है। बैट को हैंग ना करें अर्ली ऑन, वेट फॉर द बॉल। जब थोड़ा सा बॉल आपकी बॉडी करीब आता है तो आप बैट को लेकर साथ खेलें, उसके बाद 10 से 15 रन सही होते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप अपने फ्लो में खेलते हैं। तो यही वो इनिंग्स होती है बड़े प्लेयर की, जहां पर थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है बॉलर्स को। उसके बाद आप पार्टनरशिप लगाएं, और पार्टनरशिप लगा के अगर विकेट हैंड्स पाकिस्तान के पास रहेंगी तो ऑलमोस्ट 270 से ऊपर रन करेंगे, तो फिर फाइट बैक भी कर सकते हैं आप मैच में इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान बॉलिंग। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करी। स्पेशली हमारा जो ज़्यादातर इन्हिसार होता है वो हमारे फास्ट बॉलर्स पे होता है। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर वहाँ पे बैठे हुए हैं, जमान खान वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग में हसन अली आउट ऑफ नोवेयर आके परफॉर्म तो कर रहे हैं, विकेट्स कम अज़ कम ले रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पहले 3 से 4 ओवर्स में वाइटल होते थे, ऊपर से आके वो प्रेशर क्रिएट करते थे ओपनर्स को, और जो टॉप ऑर्डर है उसको बिल्कुल जो है ना तहस नहस कर देते थे, उनकी वो यूटिलिटी क्यों नजर नहीं आ रही? देखिए टॉप ऑर्डर रन नहीं कर रहा है, अंडर प्रेशर रह रहे हैं बीच में, और बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की ऐसी है कि उसमें अगर आप 300 रन करेंगे 50 ओवर में, जब जाके आपके बॉलर्स वापस जो है वो कम बैक करके आएंगे। हारिस रऊफ पेस से बॉल कर रहे हैं, हसन अली भी कम बैक करके आए, नो डाउट 70 रन दिए उन्होंने लास्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट, और 4 आउट भी किए हैं। हमेशा बॉलर को कमांड कब मिलती है, जब पहली बैटिंग इनिंग्स में आपने कोई 300 रन किए वो, और फाइट बैक करने के लिए आपको एक मार्जिन हो, क्योंकि कैप्टन जो है अगर एक बाउंड्री लगाई है किसी बैटर्स ने, एक ओवर में हसन अली को लगा दिया, 2 बाउंड्रीज भी लग गई बैक टू बैक, तो बॉलर्स अंडर प्रेशर आ जाता है। यही वो चीज़ होती है कि आप अगर पहली बैटिंग में परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे और एक 300 रन से अगर 270-80 रन भी किया, तो यही वो हारिस रऊफ है और ये वो शाहीन है
जो के राहुल को बोल्ड कर सकते हैं। और रोहित शर्मा को तो स्पेशली अर्ली ऑन अगर आप देखें तो हेजलवुड ने जो आउट किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, जब वो आउट हुए थे तो लेंथ वाला बॉल किया था उनको और हल्का सा कटर बॉल लेके अंदर लेके आए थे। तो यही चीज़ है कि स्पेशली शाहीन शाह वापस नो डाउट बॉलिंग राउंड कर रहे होते हैं, जोर उनका ज़्यादा लग रहा है बॉलिंग राउंड से आने में, मगर हेल्प नहीं मिल रही है उनको। मगर हेल्प मिलेगी अगर पहले इनिंग्स में अच्छे रन किए आपने और थोड़ा सा अंडर प्रेशर बैटर्स रहे, तो वहां पर हमारे बॉलर्स जो है उनकी सलाहियत ऐसी है कि वो अटैक कर सकते हैं इंडियन बैटर्स पे। क्या डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, शाहीन शाह अफरीदी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे, पेस घटता घटता अब 120-25 पे आ चुका है। पहले उनका पेस 144 था, फिर वो कम हुआ 140 पे आया, 135 पे आया। लास्ट मैच में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे। क्या जो इंडियन माइंडसेट है, जिस तरह इंडिया सोच रहा है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने अपने आप को स्पेयर रखा हुआ है इंडिया के मैच के लिए, क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी एक दफा फिर रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ऐसे बल्लेबाजों को तंग करने की सलाहियत रखते हैं इस ऑल इंपॉर्टेंट गेम में? शाहीन की जो है एबिलिटी उस पर कोई शक नहीं। मसला यह है कि वो जो लग रहा है, जो अपना जोर नहीं डाल रहे, कमर पे जोर नहीं डाल रहे, अपना घुटना बैंड नहीं कर रहे, तो ऐसा लगता है कि वो इंजर्ड हैं। बताया नहीं जा रहा होगा क्योंकि 125 की पेस पर पाकिस्तान में तो कोई क्लब लेवल पे कोई नहीं खिलाता, तो हम इंटरनेशनल खिला रहे हैं। ठीक है, वो मुकद्दस गाय हो जाते हैं हमारे प्लेयर, हम उनको निकाल नहीं सकते। और इस वक्त हमारी मजबूरी भी है कि हमारे डगआउट में ऐसे प्लेयर कोई नहीं बैठे हुए कि हम शाहीन को बाहर निकाल दें। लेकिन 120 और 25 के साथ तो स्पिन गेंद की जाती है पाकिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को जगह मिल पाती है इतनी। हम जब टॉप ऑर्डर में उसको खिला रहे हैं, नंबर 1 बॉलर है दुनिया में, ही इज नो डाउट ही इज गुड, बट द प्रॉब्लम यहाँ जो क्रिएट ये हो रहा है कि उसको जब वो अपनी मैजिक बॉल नहीं मिल रही तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये किसी बॉलर को जेब नहीं देता कि वो जब अपनी उस बॉक्स से बाहर निकलता है तो अब वो बिल्कुल वो कुट खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और राइट अवे वो अपने छोड़कर राउंड द विकेट आ जाते हैं। राउंड द विकेट का मतलब है कि आपने बैट्समैन को बता दिया कि भाई मेरी चीज जो वर्क नहीं कर रही तो अब मैं कोई नई चीज ट्राई करूंगा, तो बैट्समैन मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ शाहीन गलती वो यही कर रहे, उनको जो उनके पास है उसी पर ही जाना चाहिए, और फिर जब उनसे वो बॉल नहीं हो पा रही तो फिर वो अलॉन्ग द डेक सीधी सीधी गेंदें करने लग जाते हैं जो बैट्समैन को बिल्कुल भी तंग नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन के लिए इस वक्त बेस्ट यही है कि अपने रिदम को वापस लाने के लिए वही करे जो वो ओरिजिनल है। नई चीज ट्राई करना इस वक्त गैर जरूरी है और फजूल है। सर वो तब करेंगे डॉक्टर साहब वो तब करेंगे जब पेस होगा ना, पेस भी नहीं होगा। और इन स्विंगर अगर 120-25 की पेस से आप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि टेल पे हमारे किसी जमाने में उमर गुल साहब आया करते थे, वो भी उसको छक्के लगाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन पेस अब यही हम बात कर रहे हैं कि हम पेस कहां से लेके आएंगे। पेस इसका मतलब है कि उनको प्रॉब्लम है ना, फिर तो अगर इंजर्ड है तो फिर अगर नसीम शाह बाहर बैठ सकते हैं तो शाहीन को भी बाहर बैठा देना चाहिए। अब इंजरी आपके पास जो है जमान खान की शक्ल में एक बैठा हुआ मौजूद वहां पर ट्रैवलिंग जो हसन भाई मैं थोड़ा सा एग्री करता हूं कि लेकिन सर मैं एग्री करता हूं डॉक्टर साहब से, जब हम बात करते हैं अरशद इकबाल की, मीर हमजा की, इलियास की बाज हैं, नई बॉल से बॉल करते हैं तो आगे से ये आता है यार उनका पेस नहीं है, वो 129, 130, 135 के साथ करते हैं। तो अरे इस वक्त आपका जो स्ट्राइक बॉलर है वो 120, 125 पे कर रहा है। बिल्कुल, देखें अब तो क्रिकेट इतनी खेली हुई है, रीहैब से आए हैं काफी, उसके बाद पहले भी मैंने मैचेस में हमने बताया कि वो डाइवे मार रहे हैं थर्ड मैन पे जाके, स्लाइड्स लगा रहे हैं। वो 100 बॉल्स इंग्लैंड में वो खेल के आया लीग में, उसके बाद पीसीबी ने एनओसी दी हुई है कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर जो है इंग्लैंड में वहाँ पर जोर लगा रहे थे, हारिस भी वहाँ पर खेल के आए हुए हैं। फिर आपने एशिया कप खेला आके, उसके बाद फिर श्रीलंका में थे आप, लंकन लीग भी आपने खेली, पीएसएल होती है वो भी खेली है। तो फास्ट बॉलर की लाइफ जो है ज़रा हेक्टिक रहती है बहुत ज़्यादा, उसमें आपको रेस्ट भी चाहिए होता है। और जिस तरह से अभी बात सर 100 ना खेलते, विटलिटी ब्लास्ट ना खेलते, कोई एक लीग खेल देते, आप स्टार की तरह एग्जांपल तो बने ना। फिर हम आप तनकीद नहीं करेंगे जब आप सारी लीग छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो फिर कहेंगे जी कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है वो हमें समझ आ रहा है। लेकिन जब आप विटलिटी ब्लास्ट भी खेलेंगे, 100 भी खेलेंगे, उसके बाद दुनिया की प्रॉब्लम तो आएगी, फिर आपके पेस रिड्यूस तो होगा ना, 125, 20 और 22, 23 पे आएगा। इसलिए आएगा कि एक स्ट्रेंथ मैंने बताया कि बैटर्स के मुकाबले में बॉलर्स की स्ट्रेंथ ज़रा कम होती है, उसको अपनी एनर्जी लेवल रखनी पड़ती है, उसकी फिटनेस लेवल रखनी पड़ती है। और क्रिकेट इतनी मॉडर्न हो रही है आपको कि पूरा जोर आपका जो है वो अपने नी पे लगता है, आपकी बैक पे लगता है। और यही चीज़ें हैं कि जमान खान जैसे अभी बैठे हुए, मेरे ख्याल में ये इंडिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जिनको खिला रहे हैं शाहीन को। और वही बात है कि बॉलिंग राउंड आके आप एक्स्ट्रा जोर लगा रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही होती है। तो एक लाइन और लेंथ पे आ जाए, हसन अली का पेस इतना नहीं है, मगर आप देखें फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बॉलिंग की उन्होंने, श्रीलंका के खिलाफ कॉट बिहाइंड उन्होंने किया, आउटसाइड क्रॉस द सीम बॉल को पकड़ा है और लेंथ बॉलिंग करी है। जितने भी इस टूर्नामेंट में अभी देखें आप बैटिंग पैराडाइज पिचेज हैं, मगर जितने भी बॉलर्स हैं वो लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। जहां पर उनको हिट लग रही होती है वो या तो एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बम्सर बॉल मारते हैं, उसके बाद फिर अपनी लेंथ पे वापस आ जाते हैं, बैकफुट पे प्लेयर को रखते हैं, फिर
फ्रंट फुट पे खिलाते हैं, तो वेरिएशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसी बैटिंग पैटर्न पिचेस पे। तो शाहीन को यही मशवरा होगा कि नॉर्मल पेस से भी करें, अगर विकेट मिलती है फ्रस्ट्रेशन ना हो, मगर बेसिक चीज ये होती है क्रिकेट की। डॉक्टर साहब उसामा मीर और शादाब खान के ऊपर अब डिस्कस कर लेते हैं। आप बहुत अर्ली उस पर डिस्कस करना चाहते थे। उसामा मीर और शादाब खान को लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और पाकिस्तानी चाहते हैं कि किसी तरह से शादाब खान को बैठाया जाए, उसामा मीर को आजमाया जाए। अब कल के मैच में इतना बड़ा चेंज बाबर आजम की जानिब से आपको होता हुआ नजर आ रहा है? बाबर आजम बहुत ही कन्वेंशनल किस्म के कप्तान है, वो ऐसी बातें ना किया करें सर, बातें स्टार्ट हो जाती हैं प्लीज। नहीं मैं इतनी सच्ची बातें ना किया करें, हम भुगत रहे हैं ना, हम भुगत रहे हैं। मैं बाबर आजम मैंने तो कहा था कि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं आपके पास। को हटाने की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, वो तो हटाना भी नहीं चाहिए किसी सूरत में भी, ना अब ना बाद में, क्योंकि उनके अलावा भी हमारे पास कोई ऐसा नाबगा नहीं बैठा हुआ कि जिसको आप कप्तान बना देंगे तो वो रातों रात को चमत्कार कर देगा। बाबर के साथ ही रहना चाहिए। चले वाइस कैप्टन तो चेंज कर दें, कम से कम वाइस कैप्टन रिजवान तो आ सकते हैं, विकेट बिहाइंड द स्टंप्स भी हैं। और चले वो तो अलग बात है, लेकिन उसामा मीर और बात कर लेते शादाब के ऊपर। हसन भाई वाइस कप्तान तो हमने हुआ है 3 मैचों के लिए। हमने शान मसूद को किया था। तो जब शान मसूद बाहर बैठ सकते हैं वाइस कप्तान के तौर पर, तो शादाब को भी बैठना चाहिए। ये थोड़ा गैंग को वीक करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ये इस जरूरत नहीं की जरूरत है कि इंटरनेशनल मैच है, इंडिया के खिलाफ मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, तो यार ये जरूरी नहीं है कि आपका जो साथी है, चूंकि वो आउट ऑफ द फील्ड भी, क्रिकेट के बाहर भी आपका दोस्त है, तो उसको खिलाना ही खिलाना है। यहाँ इंपॉर्टेंट मैच है, अगेन पाकिस्तान का मैच है। आपको शादाब उस रंग में नजर नहीं आ रहे, आपको फील्डिंग में उनकी जरूरत है, तो आप ऑन एंड ऑफ उनको डाल सकते हैं, किसी न किसी जगह पर खड़ा कर सकते हैं पॉइंट पर, खासतौर पर, ताकि इमामुल हक। डॉक्टर साहब एक और नुकता है जिसको मैंने हसन भाई के साथ भी डिस्कस करना है, आखिरी लम्हात चल रहे हैं। ये बताइएगा कि शादाब खान अगर टीम में रहते हैं, हम नवाज को बैठा के उसामा मीर को लेके जा सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, शादाब को खेलना जगह पर खेलना चाहिए उसामा मीर को। अच्छा, शादाब और उसामा मीर आपको एक ही टीम में नजर नहीं आ रहे? जी, इनको दो लेगी टाइम पे। अच्छा हसन भाई, सगर करेगी उसामा मीर को नवाज के साथ जीतना चाहिए। हसन भाई आप क्या समझते हैं? कल का मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, और जिस तरह से डिस्कस हो रही है, गर्दिश हो रही है ये बातें कि इसको खिला के उसको डाल दें। हाई वोल्टेज मैच है, 1,30,000 क्राउड है और हाई वोल्टेज मैच प्रेशर वाला होगा। कभी भी एकदम से डगआउट में बिठा के किसी को चेंज करके एकदम से अगला मैच नहीं खिला सकते आप। मेरे ख्याल में एज ए कैप्टन बाबर आजम का लग रहा है कि इसी को कॉन्फिडेंस देंगे टीम को, जो पिछली श्रीलंका से खेलती हुई आई है, यही स्क्वाड हो रहेगा। और टॉप ऑर्डर किस तरह से अब्दुल्ला शफी खेल रहे हैं, तो एक टीम कॉम्बिनेशन बनाया है और सेम टीम से जाएंगे मेरे ख्याल में। और कल सर अगर टॉस पाकिस्तान जीत गया तो उसको क्या फैसला करना चाहिए? टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए, और थोड़ा सा पहले ही बताया कि स्पिन पिच होगी। हर दफ़ा जो है रन चेज नहीं होते हैं आपके, और हर दफ़ा सऊद शकील रन नहीं करते, हर दफ़ा रिजवान सेंचुरी नहीं करते। बाबर आजम पे बड़ा एक सवाल निशान भी लोग डाल रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है कि कल वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं। थोड़ा सा 10-15 रन अगर स्टार्ट में शुरू करें तो अपनी तो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं वो। डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा हमने टॉस जीता था तो उसके बाद जो फैसला आया था वो बहुत महंगा पड़ा था। इस दफ़ा अगर टॉस जीत जाएं तो पिच की कंडीशंस को देखते हुए फैसला करना चाहिए, या स्ट्रेट अवे जो हसन भाई मशवरा दे रहे हैं कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए? उनमें जाऊंगा, यही बाय करूंगा मैं भी कि पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग पर ऑलरेडी मौजूद है कि बहुत ज्यादा हमने रन खाए हुए हैं, तो पाकिस्तान उस प्रेशर से निकलने के लिए बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब श्रीलंका ने भी फाइनल में इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की थी। वो तो फिर क्रिकेट है सर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान रहेगा। अगर कोई बहुत ही कंडीशन, पिच की कंडीशन बहुत डिफरेंट नहीं है, अगर नॉर्मल है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बैटिंग के लिए जाना चाहिए। थोड़ा सा नया बॉल होगा, देखिए अगर टॉस पिच की कंडीशन भी जैसी भी हो, अनलेस मगर विकेट हैज अगर आप अपने पास रखें अर्ली में भी, तो इतनी बैटिंग लाइनअप है आपके पास। सऊद शकील आ गए हैं, उसके बाद अब्दुल्ला शफी हैं, रिजवान है, आप एक 300 रन तो 270-80 रन कर सकते हैं। अगर चेस करेंगे तो आपको पता है पाकिस्तान में 2 टॉप ऑर्डर अगर गिर जाएं तो वहां पर डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर स्ट्राइक रेट हमारा नीचे जाता रहता है रनों पे। अच्छा सर, इमामुल हक अगर खेल लेते हैं लेट्स सपोज, तो इमामुल हक अगर कल भी रन नहीं बनाते तो फिर क्या होगा? हसन भाई कल क्या होगा मुझे जल्दी से चीफ सेलेक्टर साहब ही फैसला करेंगे इसमें, और चीफ सेलेक्टर फैसला करेंगे कि जो आने वाले डोमेस्टिक में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको किस तरह से खिलाना है। जीतेगा कौन हसन भाई, जल्दी से बताइएगा जी? जीतेगा कौन? बड़ा मुश्किल सवाल है ये तो। मैं तो पाकिस्तान की तरफ हूँ कल इंशाल्लाह। अच्छा, और हफीज साहब आप क्या कहते हैं?
पाकिस्तान जीतेगा जी तो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जानिंग अस, बहुत शुक्रिया। कल हमने एक सवाल किया था कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और उसके विनर हैं फ्रॉम कोयटा, और फोरकास्ट की जानिब से उनको गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दिया जाएगा। कल का बड़ा मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और कौन होगा कल के मैच का विनर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको हिंट देता चलूं, कल के मैच के विनर होंगे कप्तान बाबर आजम, जो कि लाजवाब रन बनाएंगे अपने बल्ले से। अब आप भी जो है वो कल मैच देख के इसका फैसला कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।